एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम अपने जनरल साइंस का नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पक्का इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये टॉपिक हम 3 पार्ट्स में करने वाले, तीनों पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम पार्ट नंबर 1 में न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में पढ़ लेंगे। आगे आने वाले पार्ट्स में हम एसआई यूनिट पढ़ेंगे, कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि मोशन के कितने लॉज है, 3 लॉ है। और चैप्टर के नाम से हमें पता चल गया कि 3 लॉ ऑफ मोशन किसने बनाए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो ने कि थॉमस एडिसन ने। आपको याद रखना है आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। 17th सेंचुरी के समय न्यूटन ने क्या करे हैं, ये 3 लॉ ऑफ मोशन बनाए हैं। तीनों लॉ मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं गैलीलियो में, गैलीलियो ने मोशन के बारे में केवल स्टडी की है। गैलीलियो ने मोशन के बारे में सिर्फ स्टडी की है। अगर पूछेगा कि स्टडी किसने की है मोशन के बारे में, तो गैलीलियो ने। और 3 लॉज ऑफ मोशन किसने बनाए हैं, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड। अब ऐसे करते करते हम सारे न्यूटन के लॉज पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसे और क्या कहा जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। फोर्स नहीं, एक्सीलरेशन नहीं, मोमेंटम नहीं। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में ये कहा था, अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, अ बॉडी एट मोशन stays at motion unless and until an external force is applied। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तब उसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कार का एग्जांपल लेती हूँ, बस का एग्जांपल लेती हूँ। आप बस से जा रहे हैं, बस चल रही है यानी कि मोशन में है। जब तक आप उसमें ब्रेक नहीं लगाते, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो बस नहीं रुकती है। तो वो किसके अंदर आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर आता है। और अगर कोई बॉडी है, जैसे कि ये रिमोट ले लेते हैं, ये अभी कहाँ पर है, रेस्ट पे है। अगर मुझे इससे काम करवाना है तो मुझे उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन के लिए इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ओवरऑल अगर हम कहते हैं तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हमें क्या कहना है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी में आपको एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या समझ में आया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नहीं है। तो न्यूटन का कोई और लॉ है, अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये बताया था कि फोर्स जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में किसके बारे में रिलेशन बताया है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। लेकिन इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमें अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाना है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाने वाली हूँ, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आप रेडी रहेंगे। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो आएगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम मास लगा देते हैं। यानी कि अगर आपको कोई छोटे पत्थर को फेंकना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि मास पर डिपेंड करता है। फोर्स जो रहता है मास पर डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा पत्थर फेंकना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स जो है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में किसके किसके बीच में रिलेशन बताया है, फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सीलरेशन जो है वो कैसा है। अभी हमने फोर्स के बारे में देखा, वही फॉर्मूले से हमें अब एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। F is equal to ma, F is equal to ma, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। हमें किसके बारे में बताना है, एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। तो एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, F अपॉन m के। m जो है फोर्स के नीचे आ गया, इतना मैथ्स आपको आता होगा। जो ऊपर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो नीचे रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या है और डायरेक्टली का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ते जाएगा एक्सीलरेशन भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फोर्स कम होता जाएगा तो एक्सीलरेशन भी कम होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट। अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा तो ये कम होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि एक्सीलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है। यानी कि एक्सीलरेशन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर भी और मास पर भी। लेकिन फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हमने न्यूटन्स का पहला लॉ देख लिया, दूसरा लॉ देख लिया, थर्ड लॉ पर आते हैं। थर्ड लॉ आपको ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अगर कोई चीज को, अगर आप अपने हाथ को दीवार पर मारते हैं तो आपने एक एक्शन किया, वहां से एक रिएक्शन आएगा, आपको हाथ पर लग जाएगी। फॉर एवरी एक्शन, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वहां से भी उतने ही फोर्स पर थप्पड़ आएगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये किसने कहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ ने कहा है। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एक बोट वाला, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में बताती हूँ। एक और एग्जांपल आपको याद रखना है, गन वाला। जब भी आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं, बंदूक से जो बुलेट है आगे जाती है और हाथ आपका पीछे आता है। तो बुलेट आगे जा रही है और हाथ आपका पीछे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी गन से जब बुलेट बाहर जाती है, वो किसका एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल मैं आगे आपको एक क्वेश्चन में बताती हूँ। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। अब हमें बहुत सारी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ना है, लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से हमें फोर्स का एसआई यूनिट पता रहना चाहिए। तो फोर्स के बारे में न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बताया है, इसलिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। जूल किसकी एसआई यूनिट है, एनर्जी की। जूल किसकी एसआई यूनिट है, एनर्जी की। पास्कल किसकी एसआई यूनिट है, प्रेशर की। और वॉट किसकी एसआई यूनिट है, पावर की। तो ये भी आपको याद करके रखना है, मैं आपसे आगे वाले पार्ट में पूछने वाली हूँ। अब फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो गया है, लेकिन अब ये न्यूटन किसके इक्वल रहता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन एक्सीलरेशन। सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसे क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट आपको याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल रहता है, 1 केजी इनटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये बोल रहा है व्हाट कॉजेस अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड स्टॉप। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और आपको उसको स्लो डाउन करके उसे पूरी तरीके से स्टॉप कर देना है, तो आपको एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया? अपोजिट। तो अपोजिट फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन होता है। अपोजिट फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन होता है। जो आप चल पा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी कोई बॉडी को स्लो डाउन करना रहेगा, हमें अपोजिट फोर्स कौन सा लगाना पड़ता है? फ्रिक्शन लगाना पड़ता है। फ्रिक्शन, अगर आप स्लिपरी जगह पर चलते हैं तो आपको चलने में दिक्कत आती है, आपको स्लिप होने का डर रहता है, वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। और अगर आप रफ सरफेस पे चलते हो, वहां पर स्लिपरी नहीं रहता, स्लिप होने की दिक्कत नहीं रहती, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा रहता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि स्लिपरी जगह पर फ्रिक्शन कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? फ्रिक्शन वहां पर कम रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी चीज को स्लो डाउन करना है तो हमें अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ता है, वो होता है फ्रिक्शन। ग्रेविटी जो रहती है, ग्रेविटी जो रहती है नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, ग्रेविटी जो आपकी रहेगी, कोई भी चीज को अगर नीचे लेकर आना है तब ग्रेविटी रहती है। ठीक है, और मोमेंटम मतलब क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अ बॉल कम्स डाउन आफ्टर बीइंग थ्रोन अप। अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका और अगर वो नीचे की तरफ आ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होती है। ग्रेविटी जो रहता है एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। तो कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से आती है। तो क्या क्या सीखा हमने? अगर किसी चीज को स्लो डाउन करना है तो फ्रिक्शन, और अगर ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अ पर्सन जंपिंग ऑफ अ बोट पुशेस द बोट बैकवर्ड। मैंने आपको कहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ में, मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाली हूं कि अगर आप बोट से कूदते हैं तो आप आगे की तरफ कूदते हैं और जो बोट है वो बैकवर्ड जाती है, यानी कि आपने फोर्स कहां लगाया? आगे, और उसका रिएक्शन जो हुआ अपोजिट हुआ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसने कहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ने। तो जब भी आप बोट से कूदते हैं आगे की तरफ, बोट जाएगी बैकवर्ड। तो ये किसका एग्जांपल है? न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन। आगे हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में इससे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास में हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ लिए जो आपको रिवाइज करके रखना है। आगे आने वाले पार्ट में ये न्यूटन्स के तीनों लॉ आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।